गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज़ हमने डिस्कस कर लिए थे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके कॉजेज़ और रिज़ल्ट्स यानी कारण और परिणाम या प्रभाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी घटनाओं के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन आज जो डिस्कशन के तौर पर ये बताना आपको ज़रूरी होगा कि फ्रांस की क्रांति के दौरान क्या-क्या हुआ। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में या ब्रीफ में आपको इसकी घटनाओं के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। तो देखिए, ये आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, वो फ्रांस की दुर्बल अर्थव्यवस्था था। आर्थिक संकट जो उस समय उजागर हो गया था कि शाही राजकोष बिल्कुल खाली हो गया था और इसको भरने का केवल एक ही तरीका था कि जनता पर नए कर लगाए जाएँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कर देने वाले लोग थे, वो तृतीय एस्टेट के लोग थे, ठीक है? यानी बुर्जुआ और जो किसान वर्ग, मज़दूर वर्ग, वो टैक्स दिया करते थे। लेकिन जो एक वित्त मंत्री था फ्रांस का, कैलोन, कैलोन ने ये सजेस्ट किया सम्राट को कि जो कुलीन और पुरोहित हैं या पादरी हैं, जो अब तक करों से मुक्त थे, उनको भी राजस्व देना होगा, उनको भी भू राजस्व की अदायगी करनी होगी। पहले वो भू राजस्व नहीं दिया करते थे, उनके ज़िम्मे बहुत सी ज़मीन होती थी, वो कर मुक्त होती थी क्योंकि वो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। तो उसने क्या किया कि फ्रांस के अलग-अलग भागों में कुछ कुलीनों और पादरियों को मनोनीत करके एक विशेष सभा का आयोजन किया, असेंबली ऑफ नोटेबल्स, और कुछ सुधारवादी सुझाव भी सभा के सम्मुख रखे। देखिए, कैलोन की जो कार्यप्रणाली थी वो बिल्कुल सही थी कि केवल तृतीय वर्ग से टैक्स लेकर फ्रांस के खाली खजाने को भरा नहीं जा सकता। इसके लिए ज़रूरी होगा कि कुलीनों और पादरियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करके उन पर भी कर लगाने का प्रावधान किया जाए। लेकिन लुई सोलवे ने कैलोन को वित्त मंत्री पद से निष्कासित कर दिया, उसको हटा दिया। मैंने आपको बताया था कि लुई सोलवा, उसके अंदर दूरदर्शिता का अभाव था, उसके अंदर ज़्यादा बुद्धिमत्ता नहीं थी और किसी के भी दबाव में आके वो कोई भी काम कर सकता था। तो अब 1786 में उसने ब्राइन को जो है वित्त मंत्री बनाया था। ब्राइन ने कुछ सभा के समक्ष महत्वपूर्ण सुझाव रखे, जैसे भूमि कर और स्टैम्प कर लगाने के लिए उसने कहा। लेकिन सभा के सदस्यों ने ये कहा कि नए कर लगाने का अधिकार केवल स्टेट्स जनरल को है। इन सुझावों को पेरिस की पार्लिमा के पास भेज दिया, लेकिन पेरिस की पार्लिमा और सम्राट के बीच में संघर्ष हो गया इन सुझावों को लेकर। लेकिन अंत में सम्राट को पार्लिमा के आगे झुकना पड़ा और पार्लिमा के सुझाव पर उसने 1788 में ये घोषणा कर दी कि 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई जाएगी। मैंने आपको बताया कि स्टेट्स जनरल फ्रांस में एक ऐसी सभा थी जो कि जब क्रांति हुई उस समय तो ये मृतप्राय थी, लेकिन वैसे इसका बहुत महत्व था। तो देखिए, परिस्थितियों को भांपते हुए राजा ने फिर ब्राइन को पद से हटाकर और फिर नेकर को उसने पुनः वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया। नेकर पहले भी जो है वित्त मंत्री पद पर रह चुका था और अब स्टेट जनरल के चुनाव कराए गए और अधिवेशन बुलाने की तैयारी आरंभ कर दी। तो देखिए, अब जो बात हो रही थी वो कुलीनों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात हो रही थी, पुरोहितों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात हो रही थी और पार्लिमा ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाने की मांग की, जिसमें तीनों एस्टेटों या वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल होता था। तो देखिए, इसके बाद जो है तीसरे वर्ग और जनसाधारण लोगों का जो एक वर्ग था, तीसरा वर्ग, उसका और कुलीनों से संघर्ष आरंभ हो गया, जिसका नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया।
जो मध्यम वर्ग था ना, जनसाधारण लोगों के बीच में, तृतीय स्टेट में जो मध्यम वर्ग था, वो वास्तव में एक तरह से क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। तो देखिए, जो घोषणा की गई थी स्टेट जनरल की बैठक बुलाने की, ये ऐतिहासिक थी, क्योंकि इससे पहले 1328 में, 1483 में, 1576 में और फिर 1614 में स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी। लास्ट जो बैठक थी वो 1614 में बुलाई गई थी, और अब 1789 की बात थी, यानी 175 साल बाद एक सभा बुलाई जानी थी। और इसमें क्या होता था, इसमें इस सभा में तीनों वर्गों का प्रतिनिधित्व होता था, यानी कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग और जनसाधारण। तीन श्रेणियां जो है, ये तीन श्रेणियों के जो प्रतिनिधि होते थे वो इसमें भाग लेते थे। इन तीनों श्रेणियों के सदस्यों की संख्या बराबर होती थी, ये खास बात है। ये जो तीनों श्रेणी होती थी, इनकी सदस्य, मान लो टोटल स्टेट जनरल में 300 बुलाए जाने हैं, तो 100 कुलीन होंगे, 100 पादरी होंगे और 100 साधारण वर्ग के लोग होंगे। लेकिन जो मत होता था वो होता था वर्ग के हिसाब से। जैसे कुलीन वर्ग तो उसका 1 वोट हो गया, ठीक है। इसी तरह से पादरी वर्ग, उसका 1 वोट हो गया, और जनसाधारण उसका 1 वोट हो गया। यानी कि अगर 2 वर्ग कोई साथ हो गए तो तीसरे वर्ग की नहीं चलती थी। और होता क्या था कि प्रथम और द्वितीय वर्ग, इनकी 2 वोट बन जाया करती थी, और जो जनसाधारण होता था, जिसके जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती थी, वैसे प्रतिनिधि तो उतने ही होते थे, लेकिन उनकी संख्या जो है ज़्यादा थी, उसका केवल 1 मत होता था। तो फैसले जो होते थे वो कुलीन और पादरियों की इच्छा के अनुसार ही हुआ करते थे। तो अब ये डिमांड होने लगी कि प्रत्येक श्रेणी के 1 मत की बजाय प्रत्येक सदन का अपना 1 वोट होना चाहिए। यानी कैंडिडेट्स की कितने लोग हैं उसके हिसाब से वोटिंग होनी चाहिए। जैसे आज मान लो जो वोटिंग होती है, आप जानते हो कि कोई भेदभाव नहीं है इसमें, लेकिन उस समय वोटिंग ये ऐसे होती थी कि कुलीनों की 1 वोट, पादरियों की 1 वोट, जनसाधारण की 1 वोट। मान लो कुलीन और पादरी किसी मत पर 1 हो गए तो उनकी 2 वोट हो गई, जनसाधारण की 1 रह गई, यानी वो पराजित हो गए। तो इस तरह की मांग उठने लगी, और स्टेट जनरल का अधिवेशन बुलाने के लिए प्रतिनिधि कैसे चुने जाते थे? प्रतिनिधि जो है गांव और नगरों के 25 वर्ष से अधिक आयु वाले जो कर देने वाले पुरुष होते थे, उनको मत देने का अधिकार दिया गया। पहले स्थानीय सभाओं का चुनाव करते थे, और बाद में फिर वो स्टेट जनरल के लिए जो है चुनाव किया करते थे। इन सभाओं के सदस्य चुनाव में भाग लेने के अलावा कुछ शिकायत पत्र भी एकत्र करते थे। जनता की शिकायतें होती थी, उन्हें स्टेट जनरल में जाकर जो है वो बताना चाहते थे, सुनाना चाहते थे। तो ऐसी शिकायतों के पत्र को काहिए कहा जाता था। फ्रांस में जो ऐसे शिकायत पत्र होते थे उनको काहिए के नाम से जाना जाता था। तो देखिए, जो निर्धारित समय था, इलेक्शंस वगैरह हो गए, प्रतिनिधि चुन लिए गए, और जो निर्धारित समय था यानी 5 मई 1789 को प्रातः 8 बजे स्टेट जनरल की अधिवेशन में भाग लेने के लिए वर्साई में स्थित एक हॉल में जितने भी प्रतिनिधि थे वो पहुंच गए, और अपने साथ वो बहुत से शिकायत पत्र यानी काहिए भी लेकर पहुंचे। और इन काहियों में जनता के विभिन्न कष्टों का जिक्र था, और राजा से इन कष्टों को दूर करने की प्रार्थना की गई थी। तो देखिए, पहले और द्वितीय वर्ग के प्रतिनिधियों को तो सभा में बिठा दिया गया, लेकिन जो तीसरे वर्ग के प्रतिनिधि थे यानी थर्ड एस्टेट के लोग थे, जनसाधारण लोगों के प्रतिनिधि थे, उनको कई घंटे बरामदे में इंतज़ार करना पड़ा। बाद में उनको भीतर बुलाया गया, और फिर कुछ अस्थाई बेंच जो है पड़े हुए थे, उन पर उन्हें बैठने के लिए कहा गया। यानी तीसरे वर्ग का जो स्वागत था वो निम्न स्तर का किया गया,
और उन्हें जो है हीन होने का एहसास जो है दिलाया गया। तो दोपहर लगभग 2 बजे फिर सम्राट ने सभागृह में प्रवेश किया और उसके संबोधन के साथ ही क्रांति का पहला जो दृश्य है वो आरंभ हो गया। और दूसरे दिन 6 मई को कुलीन और पादरी वर्ग के सदस्य अलग अलग भवन में बैठ गए, लेकिन तीसरे वर्ग के सदस्यों ने अलग बैठने से इनकार कर दिया। तो सम्राट ने तीनों वर्गों के बीच में सहमति बनाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल हुआ। और फिर जो है एक तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने 12 जून को एबेसिए नामक एक व्यक्ति था, ज्योतिषी एक विद्वान था, उसके सुझाव पर कुलीनों और पादरियों को अंतिम बार संयुक्त रूप से बैठने के लिए निमंत्रण भेजा गया। इसके बाद एक राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया और राष्ट्रीय सभा के सदस्य जब बैठक में भाग लेने के लिए 20 जून 1789 को पहुँचे तो वहाँ देखा कि उन्होंने ये देखा कि जो सभा भवन है वो बंद है। तो फिर सभा भवन के बाहर जो है सैनिक पहरा दे रहे थे और इस समय ज़ोर से वर्षा हो रही थी। तो निकट ही एक टेनिस कोर्ट था, लॉन टेनिस का एक कोर्ट था, उसका एक भवन था। वहाँ जाकर वो सभी सदस्य पहुँच गए, लगभग 600 प्रतिनिधि। उन्होंने वहीं सभा कर ली और एक शपथ भी ली जिसे टेनिस कोर्ट शपथ या टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से, ओथ यानी शपथ के नाम से जाना जाता है। तो उसने कहा कि राष्ट्रीय सभा ये निश्चित करती है कि हम फ्रांस के लिए नए संविधान की रचना जब तक नहीं कर लेंगे तब तक हम अलग नहीं होंगे और हम लगातार जो है इकट्ठे होते रहेंगे। तो देखिए फिर जो है स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और 14 जुलाई 1789 को पेरिस के लोगों को सूचना मिली कि पेरिस में एक दुर्ग है, बास्तील का दुर्ग, कि बास्तील के दुर्ग में भारी मात्रा में हथियार रखे हुए हैं। तो बास्तील के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया गया। असल में वो दुर्ग में बहुत से कैदी भी थे, उन कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। बहुत अधिक संख्या में हथियार जो है लोगों को प्राप्त हो गए, भीड़ उग्र हो गई और धीरे धीरे इस कोर्ट को इस दुर्ग को जला दिया गया, इसको क्षति पहुंचाई गई। और इधर जो है स्त्रियों ने पेरिस की ओर कूच करना शुरू कर दिया। गांव से किसान स्त्रियां जो है उन्होंने कूच किया और रोटी दो के नारे उन्होंने लगाए और जो है फिर उन्होंने इस तरह के बातें जो है शाही महल के द्वार पर लटका दी कि वर्साय का महल किराए के लिए खाली है। तो एक तरह से ये प्राचीन राजतंत्र की शव यात्रा थी। सम्राट ने भागने की कोशिश की लेकिन सम्राट को पकड़ लिया गया। उसको एक मशीन से जो है उसको फांसी दे दी गई। उस मशीन का नाम होता है गिलोटीन। जैसे सम्राट को पकड़ के उसका सर जो है उस मशीन पर रख दिया और ऊपर से एक लोहा जो है छोड़ा जाता था, वो लोहे से सम्राट की जो है गर्दन काट दी गई। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति संपन्न हुई। तो देखिए 14 जुलाई 1789 को जो बास्तील का पतन हुआ था, तब से लेके आज तक 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है फ्रांस में। तो ये मैंने बहुत शॉर्ट में आपको जो है फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं के बारे में पढ़ाया है। अगली क्लास में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव करते हुए हम उसको पूरा करेंगे। थैंक यू।